हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्यूटोरियल में। तो मैं हूं आफ्ताब आलम और आज मैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर सीखेंगे। ओके, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ये क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 है। ओके, और इसमें हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एक अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, अब ध्यान देंगे कि ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है एक किस बेसिस पर है। तो ये दोनों के दोनों दो धनात्मक पूर्णांक के लिए हैं। अब धनात्मक पूर्णांक क्या है तो आप लोगों को पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डट डट ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ओके, और -1 -2 -3 -4 -5 डट डट ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ओके, यानी कि इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है। ओके, ओके, समझ में आ रहा है। तो एक हमारा धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो हमको ये पूर्णांक के बारे में बात नहीं करना है, हमको किस पूर्णांक के बारे में बात करना है, ये धनात्मक। ओके, तो इसी में से कोई दो संख्या लेना है, कोई दो। अगर उन दोनों संख्या को अगर हम ले और एक रूप दे दे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू 0 से बड़ा हो या बराबर और b से हमेशा छोटा, तो इसी स्टेटमेंट को, इसी कथन को हम लोग क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। समझ में आ रहा है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, तो मेरे पास ये भाग का चिन्ह है। ओके, जिससे हम भाग करते हैं उसको भाजक बोलते हैं, भाजक। समझ में आ रहा है। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। ओके, ओके, तो देखिए यहाँ पर भाजक को हम लोग इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं और इसे बी से सूचित करते हैं। ओके, यहाँ पर जो बीच में होता है वैल्यू जिसमें हम भाग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य, और इसको डिवाइडेंस बोलते हैं इंग्लिश में। और इसको हम लोग ए से सूचित करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो भागफल है इसको क्यू से सूचित किए हैं क्योंकि इसका जो इंग्लिश नेम है वो क्वेश्चन है। ओके, और यहाँ पर जो रिमाइंडर है शेषफल उसको आर से डिनोट किया है। तो इसका पहला लेटर हम ले लिए है क्यों, इसका पहला लेटर ले लिया है आर। लेकिन यहाँ पर अगर इसका पहला लेटर लेते तो डी होता और इसका भी पहला लेटर लेते तो क्या होता, डी होता। तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाता। तो हमको ये बात समझ में नहीं आता कि कौन भाज्य है कौन भाजक है, इसलिए हम इन दोनों को चेंज कर दिए हैं। ये जो बड़ा है ये फर्स्ट नंबर में आता है, इसलिए इसको ए हम रख दिए और इसको हम लोग बी रख दिए। ओके, क्योंकि एक भाग का सिंबल ऐसे भी होता है, ए भागा बी, यानी कि पहले वाले को हम लोग ए या दूसरे वाले को बी। समझ में आ रहा है। अब चलिए, तो ये समझ में आ गया कि ये भाजक को हम लोग बी से और भाज्य को हम लोग ए से, ये डी नहीं रहेगा। ओके, और शेषफल को हम लोग आर से और भागफल को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। ओके, अब यहाँ पर समझिए कि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है, एक a बराबर 13 और b बराबर 4। तो कभी भी जो बड़ा नंबर रहेगा उसको हम a लेंगे और जो छोटा वाला नंबर होगा उसको हम लोग b बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। यानी कि a का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन b होगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 से अगर 13 में भाग करेंगे तो यहाँ पर q का वैल्यू आएगा 4 3 12 और शेष कितना बचा 1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा शेष कितना बचा, 1 बचा। ओके, अब देखिए आप लोग इसको हम इसके पहले हम जो चैप्टर में, यानी कि हम लोग जब 5 क्लास में थे या 6 क्लास में थे तो एक फॉर्मूला पढ़े थे, या ये बीच वाले वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या करते थे, भाजक और भागफल में गुणा करते थे और शेषफल को जोड़ते थे। क्या करते थे, शेषफल को जोड़ते थे। यानी कि ये भाजक और भागफल में गुणा करो, 4 3 12 और 12 1 13, इसको जोड़ेंगे, इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये बीच वाले वैल्यू को निकालने के लिए 13 इक्वल का लिखेंगे 4 × 3 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर दो नंबर है, कितना नंबर है, एक a है और एक b है, और इन दोनों नंबर को एक अद्वितीय रूप में कर दिया ऐसे 13 को, यानी कि 13 को हम a कर लेंगे, यहाँ पर b है और यहाँ पर 3 की जगह q। ओके, क्योंकि ये q की ही वैल्यू है और ये r की जगह पर 1 की जगह पर r। तो देखो a और b दो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, इन दोनों धनात्मक पूर्णांक को किस रूप में कर दिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में कर दिए।
तो अगर आप लोग कोई दो धनात्मक पूर्णांक को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में कर दे रहे हैं तो वही रूप को क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलेंगे। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, शर्त यहाँ पर यह है कि r का वैल्यू जो होता है ना 0 से बड़ा होता है। तो देखो तो यहाँ पर r का वैल्यू जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 4 होता है यहाँ पर 12 होता है तो 4 ते 12, यहाँ पर r का वैल्यू आता तो क्या होता है 0 आता। तो r का वैल्यू या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा, कभी निगेटिव नहीं होगा, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर इस बात को लिखेंगे r का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो उधर मुंह खोल दिए हैं, जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुल जाता है। ओके, और जिधर छोटा होता है उधर मुंह बंद हो जाता है। तो 0 से r का वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है या बराबर होता है, तो बराबर का भी चिन्ह देते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ, तो दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो बड़ा आएगा या तो छोटा आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ा आया है और यहाँ पर क्या आया है जी, बराबर आया है। समझ में आ रहा है ना आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू 0 से बड़ा आता है या बराबर आएगा, तो यहाँ पर 0 के बराबर हो गया है, यहाँ पर 0 से बड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है। तो चलिए, लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन देखो, ये b है यह r है, यहाँ पर b से r हमेशा क्या हो रहा है, b से r हमेशा क्या हो रहा है जी, छोटा हो रहा है। तो यहाँ पर लिख दे, r जो होता है b से छोटा होता है, r हमेशा b से क्या होता है, छोटा। यहाँ पर देखो 4 से छोटा है कि नहीं, 4 से छोटा है r, यहाँ पर भी 4 से छोटा है r। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो इस स्टेटमेंट को लिखना जरूरी है। तो अगर कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक को आप a बराबर बी क्यू प्लस आर में लिख दे रहे हैं, जहां r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और b से हमेशा छोटा, तो इसी स्टेटमेंट को, इसी कथन को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम देते हैं। समझ में आ रहा है। तो आप लोग कोई भी धनात्मक पूर्णांक को लिख सकते हैं, ये नहीं कि 4 और 13 को लिखे हैं, और भी ले सकते हैं। जैसे मान चले कोई भी नंबर आप बताइए, सोचिए, जैसे मान चले हम a का वैल्यू लिए 25 और b का वैल्यू लिए 10, तो इसको भी आप लोग इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे, तब 25 बराबर क्या लिखेंगे, 10 के पावर 10 दूना 20 और प्लस 5, तो हो गया कि नहीं है। एक अद्वितीय नंबर q और r के रूप में लिख दिए कि नहीं, ये a का वैल्यू है, ये b और ये q और प्लस r। समझ में आ रहा है कि नहीं। और r का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 से बड़ा है, और b से यानी कि जो b है 10, इस b से क्या है, वो छोटा है। समझ में आ रहा है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है वह इसी कथन को कहते हैं, और कोई इसमें कोई झमेला नहीं है। और इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक। ओके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम लोग क्लास 10th में किस रूप में करेंगे, क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसका। तो हम लोग यहाँ पर क्लास 10th में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के मदद से हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, तो क्या बोलेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के मदद से दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने का जो विधि होता है, प्रक्रियाएं होती है, उसी का हम लोग क्या नाम रखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, तो चलिए इसके सहायता से हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो मान के चले मेरे पास दो धनात्मक पूर्णांक 75 और 40 है, और इन दोनों के एचसीएफ निकालना है। किसके सहायता से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो चलिए निकालते हैं। तो जो बड़ा होगा उसको a मान लेंगे, जो छोटा होगा उसको b मान लेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या बोले हैं, इसको हमको a, जहाँ a बराबर क्या करना है, बी क्यू प्लस आर, और r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और लेस देन b, इसी फॉर्मेट में करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका अपनाएंगे। a बराबर 75 यहाँ पर ले लेंगे, b बराबर 40, और यहाँ पर हम सिंपल तरीके से जो छोटा नंबर होगा उसे डिवाइड करेंगे 75 में। ओके, तो 40 दूना 80 ज़्यादा हो जाएगा, 40 से कम 40, 5 बचा और 7 से 4 गया 3, 35। इस प्रोसेस को यानी कि इस स्टेप को हम क्या करेंगे, इस रूप में लिख देंगे।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके, तो ए का वैल्यू कितना होगा, ए बीच वाला ए होता है 75 बराबर बी का वैल्यू 40 और गोले 1 और प्लस आर का वैल्यू कितना 35। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप। अब एचसीएफ में होता क्या है, जो शेष बच जाता है उसको घेरते हैं। ओके, और फिर इससे हम पुनः जिससे पहले वाले जो नंबर है उसमें भाग करते हैं। ओके, जिससे भाग किए थे तो 40 में, तो 35 से कम 35 कितना बचा, 5 बचा। इस स्टेप को भी लिख लेंगे। तो इस स्टेप में ए कौन होगा 40 और बी कौन होगा 35 और क्यू तो होगा वो 1 और प्लस शेष हुआ 5। ओके, फिर क्या करेंगे, इसको हम फिर से घेरेंगे और पुनः इससे पहले जिससे भाग कर रहे थे उसको बीच में उतारेंगे। तब 5 सतह 35। ये प्रक्रिया तब तक रहेगा जब तक 0 न हो जाए। तो 0 यहाँ पर हो गया तो ये लास्ट प्रक्रियाएं होंगी। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए का वैल्यू हमारा 35 हो जाएगा, बी का वैल्यू 5 और गुणे 7 और प्लस 0। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा बी का वैल्यू है 5, यही क्या किया 35 को विभाजित किया, तो यही 5 क्या होगा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 75 और 40 का एचसीएफ बराबर 5 आंसर। समझ में आ रहा है। तो दो धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या किए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में कर दिए। यहाँ पर आर का वैल्यू जो शेष बचा हुआ है वो 0 के बराबर हो चुका है। ओके, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 5 हो गया। क्यों 5 हुआ, क्योंकि 5 ही एक लास्ट नंबर हुआ जो इसे 35 को क्या किया विभाजित किया। और ये 5 जो आया है ना, ये एक ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या है जो 75 और 40 दोनों को क्या कर देगा, संपूर्ण रूप से विभाजित कर देगा, यानी कि पूर्ण रूप से। और कोई ऐसा संख्या दुनिया का नहीं है जो 75 और 40 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। सबसे बड़ी, छोटी तो 1 हो सकता है। ओके, और भी यानी कि 5 होगा केवल लास्ट। ओके, तो इस तरीके से हम देख लिए कि हम दो धनात्मक पूर्णांक को ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा क्या देखें कि इसकी सहायता से हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकाल सकते हैं। और चलिए और आगे समझते हैं। मेरे पास दो नंबर, एक 2565 है और दूसरा क्या है 5 है। इन दोनों का भी क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से। तो हम क्या करेंगे, ए बराबर मान लेंगे 2565 और बी बराबर मान लेंगे 5। तो 5 से डिवाइड कीजिए, 2565 में 50 25 कैंसिल आउट, यहाँ पर हो गया 6 उतरेगा, 5 कम 5 1 बचा और 5 5 3 15। ये पूर्ण से क्या हुआ विभाजित हो गया। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर और आर का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर लेस देन बी। ओके, अब यहाँ पर 0 बच गया है शेष। तो अब यहाँ पर ए का वैल्यू कितना होगा 2565, बी का वैल्यू 5 और क्यू का वैल्यू कितना होगा 513 और प्लस आर का वैल्यू 0। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हमारा 5 ही होगा, क्योंकि 5 ही क्या किया, इस नंबर को क्या किया पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया। समझ में आ रहा है। अब कहेंगे आप लोग एचसीएफ में भाग कहाँ आता है, तो एचसीएफ भाग ही है। ओके, यानी कि जो पूर्ण रूप से विभाजित कर दे वही क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है। एक ही नंबर को नहीं, दोनों नंबर को, यानी 5 जो है इसको भी विभाजित कर देगा और इसको भी विभाजित कर देगा। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। ओके, ये क्या है, तो ये भी बहुत ही आसान है। आप लोग केवल नाम से घबरा रहे हैं कि आखिर में है क्या ना जी। देखिए इसमें क्या है, आप लोग भाज्य संख्या जानते हैं ऑलरेडी। भाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी सारी संख्या होता है जो अपने आप और एक के अलावा कोई अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाज्य हो। ओके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे 4 हमारा क्या है, 4 हमारा भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और अपने आप से भी कट जाएगा। तो जो एक और अपने आप के अलावा कोई अन्य संख्या से विभाजित हो जाए वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। आप कोई भी भाज्य संख्या को लीजिए, अगर उस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दे रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। यानी कि आप उसको अभाज्य संख्या के गुणनफलों के घातों के रूप में लिख दीजिए। देखिए हम समझते हैं इसको। जैसे 12 है, 12 हमारा भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को किसके रूप में लिखना है, अभाज्य
संख्याओं के गुणनफल के घात के रूप में। चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले इसको आप एलसीएम के जैसा तोड़ देंगे, 2 छक 12, 2 तेज 6 और यही बस हो गया। अब आप इस 12 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। अब आप यहाँ पर दीजिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये 3 क्या है, अभाज्य संख्या। तो एक भाज्य संख्या को क्या किए, अभाज्य संख्या के रूप में लिख दिए और उसके गुणनफलों के रूप में लिख दिए। इसी को तो कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसको हम लोग घात के रूप में भी लिख दे सकते हैं। 2 कितने बार है, 2, तो इसको पावर लिख दीजिए, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ रहा है। इसे तो हम लोग 4 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। और भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 60 हुआ, तो 60 हुआ तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में लिखना है। ओके, तो हम क्या करें, 60 को यहाँ पर तोड़ देंगे, बहुत आसान है। 2 तेज 6 30, 15 मर्त में 3 5 15। अब यहाँ पर देखिए 1 नहीं आना चाहिए, 1 हमारा जो है अभाज्य संख्या नहीं है, कौन संख्या है, विषम संख्या है। तो चलिए 60 कौन लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए 60 को 2 बार है तो लिख दीजिए, 3 एक बार है तो 1 दिखा सकते हैं चाहे छोड़ सकते हैं, इंटू 5। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए 2 हमारा जो है अभाज्य संख्या है, 3 हमारा अभाज्य संख्या है, 5 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। बहुत आसान है ना। तो क्या बोलेगा, कोई भी धनात्मक भाज्य संख्या लीजिए और उस धनात्मक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। वही क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट, वही कथन क्या कहलाएगा, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। बहुत आसान है। आप 140 लीजिए तो इसको भी तोड़ दीजिए, 2 7 14, 70 मरते में 35 मरते में कट गया, 5 7 35। तो इसको 140 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। समझ में आ रहा है ना। और भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान चलिए 90 लिख दीजिए, तो 90 को भी लिख सकते हैं ऐसे तोड़कर, 2 से 45 मर्त में, 3 से कटेगा 9 मर्त में, 15 मर्त में, और 3 5 15। तो यहाँ पर देख रहे हैं 90 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पर देखिए 90 बराबर क्या हुआ, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हो गया ना, इसको घातों के रूप में भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर 3 कितने बार है, 2 बार है, बस। समझ में आ रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब इसको हम लोग क्लास 10th में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके सहायता से हम लोग इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना। और हाँ, ये विधि का प्रयोग हम लोग केवल और केवल 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए ही कर सकते हैं, तीसरा संख्या के लिए नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आज के लिए इतने ही रहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, ओके, और 1.2 को बहुत ही अच्छे ढंग से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर न्यू यूट्यूबर हूँ, नया हूँ। आप लोग मेरे को प्रमोट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरे मनोबल और ऊंचा हो और मैं और भी अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। ओके, बाय बाय।